Bank audit. Reasons for special audit considerations in bank audit. Continuing development of new products and services, जैसे कि providing services with net banking due to evolution of technology. बेनिफिट क्या होता है, स्केल ऑफ ऑपरेशन हमारा बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, लेकिन डिसएडवांटेज क्या होता है, एक्सटेंसिव डिपेंडेंसी हो जाती है आईटी के ऊपर। तो इस तरीके के रिस्क को देख करके, नेचर ऑफ रिस्क एसोसिएटेड को देख करके गवर्नमेंट ने स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट कर दी बैंक ऑडिट की। लीगल फ्रेमवर्क। एक आईटी कंपनी ने एसबीआई से क्रेडिट लेकर मनी लॉन्ड्रिंग करना शुरू कर दिया। पेमेंट की नहीं एसबीआई को, तो आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग एसबीआई ने सरफाइसी का यूज़ करके अपनी रिकवरी करी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, कंपनीज एक्ट 2013, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज एक्ट 2005, पीएमएलए 2002, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007, आरबीआई एक्ट 1934, सरफाइसी एक्ट 2002। स्टेजेस इन कंडक्ट ऑफ अ बैंक ऑडिट। तो 5 तरीके के स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला इनिशियल कंसिडरेशन, फिर अंडरस्टैंडिंग बिजनेस ऑपरेशंस, फिर होता है हमारे पास रिस्क असेसमेंट, फिर होता है एग्जीक्यूशन एंड देन होता है रिपोर्टिंग। इसका है कि आई एंड यू बोथ आर नॉट एन एरर इन द बैंकिंग सिस्टम। तो इनिशियल कंसिडरेशन में हम एक्सेप्टेंस और कंटिन्यू करने से पहले प्रीवियस ऑडिटर के साथ कम्युनिकेट करेंगे और उससे आईडीटी के बारे में पूछेंगे। तो आई से इंटरनल असाइनमेंट्स आर नॉट टू बी अंडरटेकन बाय द स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स। डी डिक्लेरेशन ऑफ इंडेटनेस, उससे पूछेंगे कि भैया तेरे पास कर्जा कितना हो गया था जो तूने ऐसा गलत काम कर दिया। टी टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, और तेरे ऑडिट एंगेजमेंट के टर्म्स क्या क्या थे, हम फिर उसे अपने वाले से मैच करेंगे और हमें लगेगा हाँ हमारा वाला बढ़िया है, फिर हम एंगेजमेंट टीम को एस्टेब्लिश करेंगे। फिर हम बिजनेस के ऑपरेशंस को अंडरस्टैंड करेंगे, किसी भी बैंक के बिजनेस को अंडरस्टैंड करेंगे, जैसे कि क्या वो डेवलपमेंट बैंक है या वो पब्लिक डिपॉजिट बैंक है या वो इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक है, किस तरीके का ऑपरेशन है उसका वो समझेंगे। और उसका एनवायरनमेंट भी समझेंगे, जैसे कि उसका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा है। जैसे कि एसबीआई का बहुत टट्टी वाला है, लेकिन इंडियन बैंक का काफ़ी लिबरल वाला है, तो उसका अकाउंटिंग प्रोसेस समझेंगे, उसका रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस समझेंगे। लेकिन अब रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, जो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है, वो ज़रूरत क्या है उसकी बैंक में। सो रिक्वायरमेंट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम इन बैंक, आइडेंटिफाई करना कि सीएम कौन है, उसके लिए रिलायबल इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो टीसीडब्ल्यूजी को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहला है सीएम, यानी कंट्रोलिंग एक्टिविटीज़ एंड मॉनिटरिंग एक्टिविटीज़। तो कंट्रोलिंग एक्टिविटीज़ में हम किसी एक बंदे को ट्रांजैक्शन करने का ऑथराइजेशन देते हैं और किसी दूसरे किसी दूसरे बंदे को लिमिट सेट बता देते हैं कि इसके ऊपर 1 लाख करोड़ के ऊपर अगर ट्रांजैक्शन करे तो हमें बता देना, यानी हमने सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ कर दिया और वो हमें बता देता है, मतलब कि रिपोर्टिंग ऑफ एक्सेप्शन। फिर आता है मॉनिटरिंग एक्टिविटीज़, इसमें इंडिपेंडेंट आरएम यूनिट टू रेगुलरली असेस मेथडोलॉजीज मॉडल्स टू मेजर वर्क, यानी जो रिस्क मैनेजमेंट जो इनकी अलग से ये लोग यूनिट बना के रखते हैं मॉनिटर करने के लिए कि हमारे मेथड प्रोसीजर्स कहीं पुराने तो नहीं होगी, इसमें कुछ चेंजेस की ज़रूरत है कि नहीं है एनवायरनमेंट के साथ। तो इस तरीके से लोग मॉनिटर करते हैं अपने मेथडोलॉजीज और मॉडल्स को। एक हम मिस कर गए आइडेंटिफाई को, सबसे पहला आइडेंटिफाई था, तो आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ रिस्क अगेंस्ट प्री अप्रूव्ड लिमिट्स एंड क्राइटेरिया। फिर आता है रिलायबल इंफॉर्मेशन सिस्टम, फाइनेंशियल, ऑपरेशनल, कंप्लायंस इंफॉर्मेशन, ये टाइमली कंसिस्टेंट बेसिस पे मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी को मिलना चाहिए। फिर आखिर में आता है इन्वॉल्वमेंट ऑफ टीसीडब्ल्यूजी। तो टीसीडब्ल्यूजी सिर्फ वहीं पे इन्वॉल्व होता है जहाँ पे उसको पॉलिसीज़ बनाने हो, फ्रेमवर्क सर्टिफिकेशन लेना हो, तो अप्रूवल बाय टीसीडब्ल्यूजी वाइल अप्रूविंग अ पॉलिसीज़। TCWG should ensure policies is consistent with its own business objectives। फिर हम इसके बाहर आते हैं तो आता है हमारे पास रिस्क असेसमेंट हम करते हैं, हमें पता चलता है कि फ्रॉड हर्षद मेहता ने जो किया था वो बहुत ही ऑसम था, यानी ऑसम फ्रॉड। तो ओ से रिस्क एसोसिएटेड विद आउटसोर्सिंग,
एस से स्पेसिफिक रिस्क, एम से रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, एफ से फ्रॉड, रिस्क ऑफ फ्रॉड। एग्जीक्यूशन, ऑडिट इंगेजमेंट टीम डिस्कशन करती है कि हम लोग ऑडिट प्लानिंग मेमोरेंडम के अकॉर्डिंग ही ऑडिट इंगेजमेंट टीम डिस्कशन करती है कि ऑडिट प्लानिंग मेमोरेंडम के अकॉर्डिंग ही ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी को डिज़ाइन किया जाएगा। कहीं अगर हम लोग गड़बड़ा गए तो ऑडिट मटेरियलिटी को डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। फिर इससे फ़र्क क्या पड़ेगा कि गोइंग कंसर्न की एप्रोप्रिएटनेस को इवेलुएट नहीं कर पाएंगे। और ये सबसे बड़ी बात है, हमें बताना पड़ेगा कि गोइंग कंसर्न जो है वो एप्रोप्रिएट है कि नहीं है। तो एग्जीक्यूशन में क्या आएगा, इंगेजमेंट टीम डिस्कशन, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी, ऑडिट प्लानिंग मेमोरेंडम, ऑडिट मटेरियलिटी डिटरमाइन एप्रोप्रिएटनेस ऑफ गोइंग कंसर्न। सबसे आखिर में है रिपोर्टिंग। तो हम एक अपनी ऑडिट रिपोर्ट देंगे लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट में, उसके ऊपर लिखेंगे इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। और सबसे लास्ट में हम रिपोर्ट एनी अदर मैटर करेंगे बैंक या रेगुलेटर गवर्नमेंट को, जो हमें लगता है कि उनके लिए जानना ज़रूरी है। फिर अब देखते हैं हम स्पेशल कंसिडरेशंस इन आईटी एनवायरनमेंट या फिर की सिक्योरिटी कंट्रोल एस्पेक्ट्स। कहानी है, आईटी सॉफ्टवेयर में डाटा इनपुट करने पर यूज़र का बैलेंस पता लग जाता है। तो सबसे पहला है सॉफ्टवेयर कैसा होना चाहिए, एआई वाला जी। हमें तो एआई वाला सॉफ्टवेयर चाहिए, सब कुछ ऑटोमेटेड हो रहा है, हमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला सॉफ्टवेयर चाहिए। मतलब उसके अंदर एंटीवायरस लगा होना चाहिए, उसके अंदर सारे मॉड्यूल्स इम्प्लीमेंट हुए जाने चाहिए। फिर आता है डाटा जी। डाटा में अनऑथराइज अमेंडमेंट होनी नहीं चाहिए प्रोग्राम में। तो डाटा क्या होता है, अनऑथराइज अमेंडमेंट्स टू प्रोग्राम, डाटा नहीं प्रोग्राम। फिर आता है यूज़र्स, एक्सेस टू कंप्यूटर रूम नहीं देना, एक्सेस टू कंट्रोल्स बिल्कुल नहीं देना, चेंजेस इन यूज़र लेवल करते रहना है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी ये तो हमेशा ही होना चाहिए। बैलेंस, अकाउंट मास्टर एंड बैलेंस कैन नॉट बी मॉडिफाइड जी, बिल्कुल मॉडिफाई नहीं हो सकते। ये तो अगर 10 में से 5 है तो 5 ही आएंगे, हम उसको 4 नहीं कर सकते, यानी बैलेंस को बिल्कुल मॉडिफाई नहीं कर सकते। और जीएल वर्सेस सब्सिडरी बुक दोनों का बैलेंस सेम होना चाहिए, जनरल सब्सिडरी बुक का। क्रेडिट कार्ड ऑपरेशंस, तो पप्पू और बबलू 2 भाई हैं। जो बबलू है वो बैंक में काम करता है, पप्पू की नई नई शादी हुई है, इसलिए पप्पू को शॉपिंग करना है। लेकिन और इसके लिए पप्पू को चाहिए शॉपिंग का लिए क्रेडिट कार्ड, लेकिन उसको ऐसे ही बबलू उसका भाई बैंक में तो क्रेडिट कार्ड नहीं मिल सकता है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड की स्टोरेज और इश्यू के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, स्ट्रिक्ट कंट्रोल है। तो बबलू है वो पप्पू को कहता है तुम अपनी एप्लीकेशन दे दो मेरे को। तो पप्पू अपने क्रेडिट कार्ड की ऑपरेशन बबलू को देता है, बबलू बैंक में जाता है, एप्लीकेशन जमा कराता है, एप्लीकेशन जो देखने वाला था उसकी अच्छे से स्क्रीनिंग करता है, उसका अच्छा सा असेसमेंट करता है, क्रेडिट असेसमेंट का। फिर उसे लगता है इसे कार्ड देना चाहिए, फिर उसे 10,000 रुपये तक का कार्ड दे देता है। फिर पप्पू जाता है वेगस बॉल में अपनी पत्नी के लिए अच्छे अच्छे कपड़े खरीदता है। तो जैसे वो मशीन में कार्ड डालता है तो जो मर्चेंट होता है वो चेक कर लेता है डालते के साथ ही कि स्टेटस ऑफ अनयूटिलाइज्ड लिमिट कितने हैं, मतलब वो जितने की उसने शॉपिंग करी है उतना लिमिट इसके अंदर कार्ड के अंदर है कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है वो टोटल लिमिट के किसी परसेंटेज के ऊपर है, एक्सीड कर रहा है, तो बैंक को बता देगा। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर सेटलमेंट एक्सेप्ट करने के बाद बैंक को रिपोर्ट कर दी जाती है मर्चेंट के द्वारा। तो प्रॉम्प्ट रिपोर्टिंग का एक अच्छा सिस्टम होना चाहिए। उसके बाद क्या होता है, बैंक जो है वो मर्चेंट की सेटलमेंट की जेन्युइनिटी को चेक करता है कि कहीं मर्चेंट ने कहीं ऐसा तो नहीं है इसमें कुछ फेक एंट्री कर रखी हो, तो उसकी चेक करने के बाद उसको रिम्बर्स कर देता है। और जैसे वो रिम्बर्स करता है वैसे इमीडिएटली कस्टमर के अकाउंट से जो चार्ज है वो कट जाता है और कस्टमर को स्टेटमेंट मिल जाती है रेगुलरली और प्रॉम्प्टली उसके जैसे अकाउंट में बैलेंस आ जाता है तो उसको स्टेटमेंट मिल जाता है। एक ऐसा सिस्टम मिल जाता है। और बैंक जो क्रेडिट कार्ड जो इशू कर रही है उसके लिए बैंक को एक स्पेशल एक टीम बिठानी पड़ती है जो कि मॉनिटरिंग करती है, फॉलोअप कस्टमर के पेमेंट्स को फॉलोअप करती है और मॉनिटर करती है। तो ये जो मॉनिटरिंग टीम है ये क्या करेगी, कस्टमर के पेमेंट्स को फॉलोअप करेगी और देखेगी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि भैया एक ओवर ड्यू हो गया, उसने पेमेंट नहीं करी है काफ़ी दिनों से
कस्टमर को क्रेडिट कार्ड की मतलब बैंक को जो क्रेडिट कार्ड के पैसे यूज़ करे उसने पेमेंट नहीं करी है, तो इस केस में अगर वो कभी दोबारा कार्ड यूज़ करेगा तो मर्चेंट को फटाफट बैंक वाला बता देगा कि भैया भैया आप इसका ओवर ड्यू है, आप इसके पेमेंट आप सेट मत को, हम इसको स्टॉप कर रहे हैं। और फिर वो जो अच्छे कार्ड होल्डर्स होते हैं उनको बोलते हैं आप अपनी लिमिट बढ़ा लो और अब हमसे और ज़्यादा लो क्रेडिट लो, तो उसको पीरियोडिक रिव्यू करते हैं क्रेडिट कार्ड होल्डर के अकाउंट्स का वो। ऑल द TTs and DDs sold by branch purchase नहीं sold by branch should be immediately confirmed by the advices, यानी एक ऑफिसर होता है उसको एडवाइसेस बोलते हैं। So all the TTs and DDs sold by a branch should be immediately confirmed by the advices to the branches concerned. The signatures on a demand draft should be checked by an officer with the signature book. If any discrepancies are found or paying branch does not receive proper confirmation of any TTDD or does not receive credit in the account, it should take immediate steps to ascertain the reasons. Compliance with SLR requirements. तो जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है वो कहता है कि जो बैंक का जो स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर है वो SLR रिक्वायरमेंट की कंप्लायंस को वेरीफाई करेगा और किसी भी साल के किसी भी 12 दिन अलग अलग महीनों में वो जो कि फ्राइडे नहीं होंगे, फ्राइडे को ये काम नहीं करेगा वो, उसके अलावा साल के किसी भी 12 दिन वो ये चेक करेगा और अपनी रिपोर्ट जो SLR रिक्वायरमेंट को चेक करेगा और अपनी रिपोर्ट टॉप मैनेजमेंट को बैंक को भेजेगा और रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया को भेजेगा और वो अपनी रिपोर्ट देगा कि उसने कंप्लायंस SLR रिक्वायरमेंट के साथ बैंक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जिसमें वो 2 चीज़ों के ऊपर मेनली कमेंट करेगा, डिटेल पोजीशन और मेंटेनेंस ऑफ लिक्विड एसेट्स। तो अब हम SLR चेक करने की जो ऑडिट प्रोसीजर है उसको देखते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो ब्रांच ऑडिटर्स हैं वो वीकली जो ट्रायल बैलेंस होता है वो हेड ऑफिस में सेंड कर देते हैं और हेड ऑफिस वीकली ट्रायल बैलेंस के कंसोलिडेट करता है और उसी से DTL की पोजीशन को डिटरमाइन करता है हर फ्राइडे को, यानी फ्राइडे को DTL की पोजीशन डिटरमाइन करी जाती है हेड ऑफिस में। और हेड ऑफिस अगर चाहे तो जो ब्रांच ऑडिटर जो ट्रायल बैलेंस भेज रहा है वीकली उसको वेरीफाई भी करा सकता है उसकी करेक्टनेस को और किसी स्पेसिफाइड डेट पर कैश बैलेंस को एग्जामिन करने के लिए भी कह सकता है HO। और फिर ये DTL की पोजीशन भेज दी जाती है सेंट्रल ऑडिटर को। जो सेंट्रल ऑडिटर है वो ऑडिटेड और नॉन ऑडिटेड ब्रांचेस उन सब की रिटर्न मंगाता है और रिटर्न मंगा करके उनको रिव्यू करता है फॉर ऑब्वियस एरर्स के लिए। और सेंट्रल ऑडिटर टेस्ट बेसिस पर ये 3 काम करता है कि जो कंसोलिडेटेड जो उसको मिला है कंसोलिडेट करके ट्रायल बैलेंस, इसके बेसिस पे HO ने पोजीशन डिटेल की डिटरमाइन करके सेंट्रल ऑडिटर को बताई थी। तो सेंट्रल ऑडिटर देखता है कि वेदर कंसोलिडेशन इंक्लूड्स रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू ऑल ब्रांचेस, यानी कि रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है कि नहीं, ऐसा तो नहीं कि कुछ ब्लैंक छोड़ रखा। और जो सिक्योरिटीज़ के जो वैल्यूएशन है वो RBI गाइडलाइंस के हिसाब से की गई है। जो कंसोलिडेशन है वो और जो उसने सेंट्रल ऑडिटर ने खुद से जो रिटर्न रिसीव करी है वो इन दोनों एग्जामिन करते हैं, यानी एक तरीके से क्रॉस वेरिफिकेशन करते हैं इन दोनों का कि ठीक मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और वो ये देखेगा कि जो ऑडिट प्रोसीजर है जो SLR रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जो की जाती है वो अप्लाई हुई है कि नहीं हुई है। अगर अच्छे से प्रॉपरली फॉलोड हुई है तो उसको रिपोर्ट में वो डिस्क्राइब करेगा कि हाँ अच्छे से फॉलो हुई है। और रिपोर्ट में जब वो प्रोसेस के बारे में लिखेगा कि एडिक्वेटली जो है प्रोसेस फॉलोड किए गए कि नहीं किए गए हैं, तो वहाँ पे वो ऑटोमेटेड डाटा फ्लो फॉर CRR एंड SLR के ऊपर भी कमेंट करेगा कि इसके अराउंड भी हम लोगों ने नेसेसरी ऑडिट प्रोसीजर को डेवलप किया है और इसको भी फॉलो किया है। फिर जब जो अनऑडिटेड ब्रांचेस है जब उसके बारे में रिपोर्ट करेगा तो लिखेगा कि इतने नंबर ऑफ़ अनऑडिटेड ब्रांचेस थे तो और हमने इसके क्योंकि कुछ हमारे पास था नहीं ऑडिटेड चीज़ें तो हमने इसके रिटर्न्स के ऊपर रिलाई किया हुआ है। और DTL की कंपटीशन को जब एग्ज़ामिन करेगा ये अपना सेंट्रल ऑडिटर, तो सेंट्रल ऑडिटर कुछ चीज़ों को लायबिलिटी से एक्सक्लूड कर देगा, इंक्लूड नहीं करेगा। जैसे कि जिसकी इंपोर्ट बिल के अगेंस्ट इंडियन करेंसी में जो अमाउंट रिसीव हुआ वो सिर्फ पार्ट रिकवरी है, बाकी का अनएडजस्टेड डिपॉजिट लिंक ब्रांच में
एजेंसी बिजनेस के लिए एज अ मार्जिन पड़ा हुआ है और वो इन चीज़ों को इंक्लूड करेगा। कौन कौन सी चीज़ों को स्पेसिफिकली इंक्लूड करेगा एग्जामिन करते समय? इवन दो इंटरेस्ट डेली अक्रूज होता है, बुक में ये पीरियडिक इंटरवल पर ही रिकॉर्ड किया जाता है। इस बार हाफ ईयर एंड तक डिपॉजिट पर जो भी इंटरेस्ट मिला उसको नेक्स्ट हाफ ईयर में रिवर्स कर दिया गया था, जिसके कारण ब्रांच के अकाउंट यानी एडजस्टमेंट अकाउंट में नेट क्रेडिट बैलेंस ज़ीरो हो गया था और इंडियन बैंक को अब्रॉड से बोरोइंग लेना पड़ गया। ये सारे पैसे नेस्ट्रो अकाउंट में आए। वेरिफिकेशन ऑफ एडवांसेस। तो वेरिफिकेशन ऑफ एडवांसेस में हम इसके जनरल ऑडिट प्रोसीजर को देखते हैं कि प्रॉपर फॉलो किया गया है कि नहीं। तो सबसे पहले आता है इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। तो एग्जामिन लोन डॉक्यूमेंट एंड एग्जिस्टेंस ऑफ सिक्योरिटी, एंश्योर कंप्लायंस विद ERTP। ई का मतलब एंड यूज ऑफ फंड्स, आर मतलब RBI नॉर्म्स, टी मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सेक्शन, पी मतलब लोन पॉलिसी। सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर में हमने निमोनिक बना रखा है ओ रूपा सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स बताओ ना। तो ओ से आउटस्टैंडिंग अमाउंट इज सपोर्टेड बाय लोन डॉक्यूमेंट, फिर आउटस्टैंडिंग एज एट बैलेंस शीट डेट, यानी अमाउंट शोन इन बैलेंस शीट आर एग्जैक्टली आउटस्टैंडिंग एज एट बैलेंस शीट डेट। आर से रिकवरेबिलिटी ऑफ एडवांसेस रिकॉग्नाइज्ड इन वैल्यूएशन। यू से नो अनरिकॉर्डेड एडवांसेस। पी से प्रोविजनिंग एज पर RBI। ए से अकाउंटिंग पॉलिसीज डिस्क्लोज्ड एंड क्लासिफाइड एडवांसेस, जो कोई भी अनरिकॉर्डेड एडवांस होने नहीं चाहिए। फिर आपने प्रोविजनिंग करनी चाहिए, फिर प्रोविजनिंग करने के बाद जो अमाउंट जो आता है वैल्यूएशन में उसकी वो रिकवरेबल होना चाहिए और आपने लास्ट में अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज डिस्क्लोज करनी चाहिए कि जैसे कि कितना परसेंट आप किस एडवांस के ऊपर, किस एडवांस के किस क्लासेस के ऊपर कितना परसेंट प्रोविजन करते हो, इस तरीके से। तो अभी हमने देखा था रिकवरेबिलिटी की जो एडवांसेस जो हमने रिकॉग्नाइज किया है वो रिकवरेबल होना चाहिए। अभी रिकवर कैसे होगा ये हमें इसकी एग्जामिनेशन हम करते हैं तो एग्जामिनेशन दो जगह से करते हैं, एक स्टेटमेंट से करते हैं, एक रिपोर्ट से। स्टेटमेंट जैसे कि जो बोरोअर जो पीरियडिक स्टेटमेंट जो हमें सबमिट करता है या बोरोअर की जो लेटेस्ट फाइनेंशियल रिपोर्ट में उसकी वेबसाइट पे होती है और जो हमें सबमिट करता है वो यानी पीरियडिक भी और एनुअल भी जो लेटेस्ट वाला होता है। और फिर रिपोर्ट से जैसे समय समय पे जो बैंक है वो जो सिक्योरिटी के पास पड़ी हुई है बोरोवर की उसको वैल्यू कराता है, उसकी वैल्यू गिर तो नहीं गई कहीं, उस तरीके से। और अगर क्रेडिट लिमिट जो है वो 10 लाख और उससे मोर है और उसने वर्किंग कैपिटल के लिए ले रखी है तो उसकी जो ऑडिट रिपोर्ट है उसको देखता है वो बैंक। यानी रिकवरेबिलिटी दो तरीके के एग्जाम में होती है, स्टेटमेंट से और रिपोर्ट से। और स्टेटमेंट भी दो तरीके के पीरियडिक वाले होते हैं और लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। और रिपोर्ट भी दो तरीके होता है, इंस्पेक्शन ऑफ सिक्योरिटी के ऊपर होता है और क्रेडिट लिमिट के ऊपर रिपोर्ट होता है वर्किंग कैपिटल के केस में। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो कोई भी एसेट जो नॉन परफॉर्मिंग तब बन जाती है जब वो इनकम जनरेट करना बैंक के लिए बंद कर देती है। तो टर्म लोन कब नॉन परफॉर्मिंग बनता है? जब उसका इंटरेस्ट या इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू हो जाता है मोर देन 90 डेज। कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट कब NPA बन जाए? कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट अकाउंट को तब हम ट्रीट करते हैं NPA जब वो आउट ऑफ ऑर्डर हो जाता है। तो ये आउट ऑफ ऑर्डर कब होता है? जब उसकी जो अकाउंट का जो बैलेंस है वो सैंक्शन लिमिट या ड्राइंग पावर से ऊपर ज़्यादा हो जाता है और वो ज़्यादा ही बना रहता है, या फिर अगर वो ज़्यादा नहीं है तो उसके अंदर जो क्रेडिट आ रहे हैं वो इतने नहीं हैं कि वो इंटरेस्ट को रिकवर कर पाएँ, तो उसे हम आउट ऑफ ऑर्डर कर देते हैं। फिर क्रेडिट कार्ड अकाउंट, वही क्रेडिट कार्ड अकाउंट में अगर मिनिमम आप अमाउंट ड्यू जो है वो स्टेटमेंट डेट के विदिन 90 डेज अगर आपने पे नहीं किया है तो वो NPA माना जाएगा। और गैप बिटवीन टू स्टेटमेंट जो होता है वो 1 महीने से ज़्यादा का होना चाहिए। एग्रीकल्चर एडवांसेस, अगर आपने शॉर्ट, पहले हम देखते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप की डेफिनेशन। तो लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप वो क्रॉप होता है जो कि क्रॉप का वो सीज़न होता है जिसको 1 साल से ज़्यादा का समय लगता है। तो अगर आपने शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप के लिए अगर आपने लोन दे रखा है तो उसे NPA रेट तब किया जाएगा जब ना तो प्रिंसिपल आएगा उस पर ना तो इंटरेस्ट आएगा 2 शॉर्ट क्रॉप सीज़न तक। और अगर आपने लोन ग्रांटेड फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप दिया तो उसको NPA तब ट्रीट किया जाएगा जब उसको ना तो प्रिंसिपल आएगा ना तो इंस्टॉलमेंट आएगा 1 क्रॉप सीजन तक। अब बिल्स परचेज एंड डिस्काउंटेड, वही ओवर ड्यू अनपेड फॉर मोर देन 90 डेज। सिक्योरिटाइजेशन में अमाउंट ऑफ जो लिक्विडिटी फैसिलिटी होती है
वो रिमेन आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 90 डेज होती है। एक्सेप्शंस एंड क्लैरिफिकेशंस ऑफ एनपीए। तो एसेट जो हम एनपीए क्लासीफाई करते हैं वो बोरोवर वाइज होनी चाहिए, ना कि फैसिलिटी वाइज। यानी एक बोरोवर ने अगर 3 फैसिलिटी ले रखी है हो रखी है और उस पर एक फैसिलिटी पे अगर एनपी आ रहा है तो वो पूरे बोरोवर पे एनपी दिखाएगा। तो जो तो मतलब कि जो एसेट की जो क्लासिफिकेशन है वो बोरोवर वाइज होनी चाहिए, फैसिलिटी वाइज नहीं होनी चाहिए। फिर आता है रेगुलराइजेशन नियर अबाउट बैलेंस शीट डेट। यानी जैसे बैलेंस शीट डेट आने लगती है, जैसे 90 डे पूरे होने लगते हैं, वो लोग कुछ 1-2 क्रेडिट या मतलब ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। तो कोई भी जब क्रेडिट आता है बैलेंस शीट डेट के थोड़ा सा ठीक पहले और वो बहुत और फ्रिक्वेंटली मतलब नहीं होता है, तो उसे भी एनपीए ट्रीट कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट गारंटी एडवांसेस। अगर किसी गारंटी को सेंट्रल गवर्नमेंट ने बैक किया हुआ है तो भले वो 90 डेज से ज़्यादा का ओवरड्यू है, उसे एनपीए ट्रीट नहीं करेंगे। एनपीए ट्रीट उससे तभी करेंगे जब जो गवर्नमेंट है उसकी गवर्नमेंट की गारंटी ख़त्म हो जाती है या फिर जो गवर्नमेंट है वो अपनी गारंटी हटा लेता है। लेकिन अगर इसी तरीके की गारंटी को स्टेट गवर्नमेंट देता है तो अगर वो 90 डेज़ तो उसकी गारंटी माननी नहीं होगी, और 90 डेज़ के बाद अगर भी पेमेंट ओवरड्यू या प्रिंसिपल इंटरेस्ट जो है वो ओवरड्यू रहता है तो हम उसे एनपीए ट्रीट कर लेंगे। एडवांसेस अगेंस्ट टर्म डिपॉजिट्स, केवीपीज एक्सेट्रा, तो इसको हम एनपीए ट्रीट नहीं करेंगे। बस हम ये इंश्योर करेंगे कि एडिक्वेट मार्जिन अवेलेबल हो उसके अकाउंट में। तो बैंकों के एनपीए बढ़े जा रहे हैं, तो उसका सॉल्यूशन क्या है कि आप अपनी जो एनपीए है उसको बेच दो। एक सॉल्यूशन तो उसका ये है, जैसे हमने पढ़ा था लॉ में एआरसी को बेच देते हैं, उसी तरीके से अपना एनपीए बेच दो। तो अब हम ये देखेंगे कि बैंकर्स को क्या इंश्योर करना चाहिए एनपीए की सेल करते वक्त, कि आप उन्हीं एनपीए को सेल कर सकते हो जो कम से कम 2 साल तक एनपीए रहे हों। आप सिर्फ कैश बेसिस पे सोल्ड कर सकते हो, यानी आप डिवेंचर बॉन्ड नहीं ले सकते हो। और जो एसेट जो आप सोल्ड करोगे वो विदाउट रिकॉर्स होना चाहिए, यानी सेल करने के बाद अगर उसकी रिकवरेबिलिटी नहीं आती है या बहुत कम आती है तो उसके लिए आप जिम्मेदार नहीं होगे, यानी विदाउट रिकॉर्स करके सोल्ड करनी है। और बैंक की कोई सेल के बाद बैंक की कोई लीगल ऑपरेशनल टाइप में किसी भी तरीके की कोई रिस्क नहीं होगी बिके हुए एनपीए के साथ। जो बैंकर है वो एनपीए बेचने के साथ ही उसके बुक्स ऑफ अकाउंट में से हटा देगा उसको। अगर आपको एनपीए करने पे, जाहिर सी बात है एनपीए तो कम दाम पे बेचा जाता है, तो एनपीए करने पे जो भी आपको शॉर्टफॉल हुई है बुक वैल्यू में, उसको आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अगर आपको ज़्यादा मिल गया है एनपीए से अमाउंट तो आप उसको प्रॉफिट बुक नहीं करोगे और ना तो उसका जो प्रोविज़न है उसको घटाओगे, क्योंकि उसका प्रोविज़न काम में आ जाएगा। जब किसी और एनपीए को सोल्ड करोगे उसमें लॉस होगा तो उसके साथ काम आ जाएगा। फिर बैंक के पास 2 तरीके की कैपिटल होती है, एक होती है टायर 1 कैपिटल, एक होती है टायर 2 कैपिटल। टायर 1 कैपिटल में मेनली क्या होता है, शेयर कैपिटल आता है और डिस्क्लोज रिजर्व्स आते हैं कुछ, और ये बैंक का हाईएस्ट क्वालिटी कैपिटल होता है क्योंकि इससे हम जो लॉसेस है उसको अच्छे से कवर कर सकते हैं। और फिर ये बैंक का एक कैपिटल का दूसरा पार्ट होता है जिसे टायर 2 कैपिटल कहते हैं। इसमें कुछ सर्टेन टाइप्स के रिजर्व्स होते हैं और सबऑर्डिनेटेड डेट्स होते हैं, और इसमें लॉस एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है इसकी, वो टायर 1 कैपिटल से बहुत ही ज़्यादा कम होती है। और इनको हम कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला है एलिजिबल टोटल कैपिटल फंड्स डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट्स एंड ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स इनटू 100। तो इसमें ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स को भी किया जाता है। सबसे ऊपर में होता है एलिजिबल टोटल कैपिटल फंड, नीचे में होता है रिस्क वेटेड एसेट्स प्लस ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स इनटू 100। कंटिजेंट लायबिलिटीज़ एंड बिल्स फॉर कलेक्शन। तो इन दोनों आइटम को शेड्यूल बैंकिंग रेगुलेशन के 30 शेड्यूल के अनुसार बैलेंस शीट में फुट नोट में दिखाना चाहिए कंटिजेंट लायबिलिटीज़ को, बिल फॉर कलेक्शन को। कंटिजेंट लायबिलिटी में क्या क्या दिखा सकते हैं कि गारंटीज एंड इन्वेस्टमेंट्स टू एसीसी सीमेंट, मतलब कि पहले तो गारंटी जो इसने दी होगी, बैंक ने दी होगी इंडिया, आउटसाइड इंडिया, फिर बैंक ने जो अपने लिए तो गारंटी दूसरों को देते हैं अपने लिए, फिर जो पार्टली पेड इन्वेस्टमेंट है उसकी लायबिलिटी। फिर आता है हमारे पास एक्सेप्टेंस AEOO करके जो आता है एक, वो वाला जो हर उस पर लिखा रहता है पर्ची के नीचे। फिर बैंक के अगेंस्ट जो क्लेम है बट वो अभी भी डेट क्रेडिटर एक्नॉलेज नहीं हुआ है। फिर अदर आइटम्स जिसके लिए बैंक जो कंटीजेबली लायबल हो सकता है, या आउटस्टैंडिंग फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स, जैसा कि हम एसएम में पढ़ते हैं ऑप्शन वाले में, तो आउटस्टैंडिंग फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉन्करेंट ऑडिट। तो कॉन्करेंट ऑडिट क्या होता है,
एग्जामिनेशन होता है जो कि बहुत ही साइमल्टेनियसली होता है विद द अकरेंस ऑफ ट्रांजैक्शंस, और is carried out as near to thereto as possible. It attempts to shorten the interval between a transaction and its examination by an independent person not involved in its documentation. यानी कॉन्करेंट ऑडिट एक इंडिपेंडेंट पर्सन ही करेगा स्टैट्यूटरी ऑडिट की तरह। ओके इसमें कॉन्करेंट ऑडिट में मेजॉरिटी टू 100% चेकिंग होती है, सब्सटेंटिव चेकिंग होती है, मेजॉरिटी टू 100% हो सकती है इसमें। और कॉन्करेंट ऑडिट पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसेस फॉर इफेक्टिव अकाउंटिंग एंड बेस फॉर इंटरनल ऑडिट होता है टू प्रोक्लूड द इंसिडेंस ऑफ सीरियस एरर्स एंड फ्रॉडुलेंट मैनिपुलेशन। जो कॉन्करेंट ऑडिट होता है वो डिसीजंस को जज नहीं करेगा ब्रांच मैनेजर के, बट वो चेक करेगा कि ब्रांच मैनेजर ने कंपनी बैंक की पॉलिसी के साथ कंप्लायंस किया है कि नहीं किया, डिपॉजिट मतलब एडवांस देते वक्त, लोन लेते वक्त या देते वक्त जो भी है। और ये जो लार्ज ब्रांचेस होते हैं इनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि जो लार्ज ब्रांचेस होते हैं उसमें डिफरेंट डिविजन्स होते हैं जो कि डिफरेंट और स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ के साथ डील करते हैं। तो ये ब्रांच इंचार्ज को इंश्योर करने में मदद करता है कि जो डिफरेंट डिविजन्स हैं वो जो फंक्शंस हैं, जो लेड डाउन पैरामीटर्स है उसके अकॉर्डिंग फंक्शन कर रहे हैं नहीं। तो स्कोप ऑफ कॉन्करेंट ऑडिट, तो स्कोप ऑफ कॉन्करेंट कौन डिटरमाइन करेगा? स्कोप ये जनरली डिटरमाइन करते हैं बैंक इंस्पेक्टर एंड ऑडिट डिपार्टमेंट इन कंसल्टेशन विद बैंक्स ऑडिट कमेटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और ये जनरली डिटरमाइन करते वक्त ध्यान देते हैं कि कवर हो हाई रिस्क ट्रांजैक्शंस का और विद लार्ज फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस। और फर्दर जो आरबीआई है वो भी गाइडलाइंस इशू कर सकती है जो कि जिसमें काफ़ी सारे जो एरियाज़ हैं वो कवर हैं। जैसे उन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कौन कौन से एरिया कवर हैं? एडवांसेस, ब्लैंक, कैश डिपॉजिट्स, ई ब्लैंक, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस, हाउस कीपिंग, इन्वेस्टमेंट्स। इसके लिए हमने शॉर्टकट बना रखा है। व्हेन आई केम टू इंडिया आई हैड सम फॉरेन एक्सचेंज इन माई पॉकेट। I invested some of it in high earning investments and deposits and advanced some to housekeeping boys of the hotel. With some cash left in my pocket, I purchased other items. अब हम ऑडिटर की अपॉइंटमेंट और अकाउंटेबिलिटी देख लेते हैं कॉन्करेंट ऑडिट में। तो ऑडिटर कौन बनेगा? अपना स्टाफ बनेगा या एक्सटर्नल ऑडिटर को बुलाना पड़ेगा? ये बेसिकली छोड़ दिया गया है बैंक के साथ। इंडिविजुअल बैंक को जैसा चाहे वो वैसा कर सकते हैं, अपना स्टाफ भी कर सकते हैं, एक्सटर्नल ऑडिटर को भी बुला सकते हैं। अगर ओन ऑफिशियल्स अगर वो कहते हैं कि हमारे ऑफिशियल्स जो हैं वो कॉन्करेंट ऑडिट करेंगे तो एक्सपीरियंस होने चाहिए, वेल ट्रेंड होने चाहिए और काफ़ी सीनियर भी होने चाहिए, और वो ब्रांच से इंडिपेंडेंट होने चाहिए। यानी एक ब्रांच का ऑडिट करने के लिए आपको दूसरे ब्रांच से ऑफिशियल्स मंगाने पड़ेंगे। और जो अगर आप एक्सटर्नल ऑडिट फर्म को अगर आप अपॉइंट करते हो तो सबसे पहले तो आप उसको 1 ईयर के लिए अपॉइंट कर सकते हो, देन लेटर उसको 3 साल तक आगे बढ़ा सकते हैं। या फिर आप ऐसा कर सकते हो सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस के बाद उसकी दूसरे ब्रांच में उसको शिफ्ट कर दो एक्सटर्नल ऑडिटर को। इन अपॉइंटमेंट ऑफ एन एक्सटर्नल ऑडिट फर्म मे बी इनिशियली फॉर 1 ईयर एंड एक्सटेंडेड अप टू 3 years, after which an auditor could be shifted to another branch subject to satisfactory performance। लेकिन अगर एक्सटर्नल ऑडिट फर्म ने अच्छा काम नहीं किया है, सीरियस एक्ट्स ऑफ ओमिशंस और कमीशंस जो है नोटिस किए गए हैं, तो आप उसको आरबीआई को और आईसीएआई को आप रिपोर्ट कर दो और उसके अपॉइंटमेंट को कैंसिल कर दो। अब हम कवरेज की बात करेंगे कि कॉन्करेंट ऑडिट में कौन से बिजनेस को कवर किया जाएगा और कितने ब्रांचेस को कवर किया जाएगा। तो जो हेड ऑफिस है उसके काफ़ी सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट डिवीज़न होते हैं जो कि डील करते हैं ट्रेजरी फंक्शंस के साथ, जैसे कि इन्वेस्टमेंट्स, फंड मैनेजमेंट्स इंक्लूडिंग इंटरबैंक बोरोइंग्स, बिल रिस्क डिस्काउंट एंड फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस। तो इनको कवर करना ज़रूरी होता है। अब हम ब्रांच के ऊपर देखते हैं कि कितने ब्रांच हम कवर करेंगे। तो इसके लिए 2 क्राइटेरिया होते हैं जिसे हम ट्विन क्राइटेरिया कहते हैं। पहला ये कि बैंक का जो टोटल क्रेडिट है और अदर रिस्क एक्सपोज़र है बैंक का, उसका जो 50% है हम इतने ब्रांचेस को कवर करेंगे कि जो टोटल बैंक का जो टोटल क्रेडिट और अदर एक्सपोज़र है वो कम से कम 50% तक इन ब्रांचेस में कवर हो जाए। और बैंक का जो टोटल जो डिपॉजिट है हम इतने एग्रीगेट मतलब हम इतने बैंक ब्रांचेस को कवर करेंगे कि बैंक का जो एग्रीगेट डिपॉजिट है वो 50% तक कवर हो जाए।
अब हम इसमें एक काम कर सकते हैं कि इसको हम जो ब्रांचेस जो है वो उसको हम लिस्ट कर देंगे अकॉर्डिंग टू क्रेडिट एंड अदर रिस्क एक्सपोजर, और डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको लिस्ट कर देंगे और उसमें से हम सबसे ऊपर वाले से लेते जाएंगे कि और 50% कवरेज हम पूरी करेंगे, सबसे ऊपर वाले से सिलेक्ट करते जाएंगे। अब हम कुछ नेसेसरी इंक्लूजन्स को देख लेते हैं कि मान लो कुछ हम ऐसे ब्रांचेस को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट नहीं करते हैं लेकिन उसमें कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जिसके कारण हमें उन्हें सेलेक्ट करना पड़ता है। जैसे तो हम क्या क्या किन बातों का ध्यान देंगे, साइज बेस्ड होना चाहिए, ठीक है, पैरामीटर जो होता है उसमें साइज बेस्ड भी होना चाहिए। जैसे कि एक्सेप्शनली लार्ज ब्रांचेस, वेरी लार्ज एंड लार्ज ब्रांचेस, लार्ज प्रॉब्लम ब्रांचेस, रेटेड एज पुअर, वेरी पुअर इसको भी कवर करेंगे। फिर नेचर बेस यानी हेड ऑफिस, जैसे हेड ऑफिस डिपार्टमेंट है जो डील करता है ट्रेजेडी के साथ, फंड मैनेजमेंट के साथ, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के साथ। ये स्पेशल ब्रांचेस हैं जो कि फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस को, मर्चेंट बैंकिंग बिजनेस को डील करते हैं, फॉरेक्स डीलिंग रूम ऑपरेशन के साथ डील करते हैं, या कोई भी अनदर ब्रांच जिसमें कि बैंक ऑडिट डिज़ायरेबल है। और हमें एक बात और ध्यान रखनी है कि वो ब्रांचेस जो कि कंकरेंट ऑडिट जिनका हुआ है वो उनका दोबारा से आप रेवेन्यू या इनकम ऑडिट नहीं करा सकते हो। अब हम एडवांसेस को देखते हैं। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स एंड सिक्योरिटीज़ रिसीव करी जाती है और उसको प्रॉपर्ली रजिस्टर्ड किया जाता है। फिर उसके बेसिस पे आप लोन एडवांसेस सैंक्शन करते हो, या फिर आप बैंक गारंटी को मतलब आप इशू करते हो और रिकॉर्ड करते हो रजिस्टर में, या फिर आप लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करते हो और लेटर ऑफ क्रेडिट ये सब जो इशू करते हैं विद इन द डेलीगेटेड पावर्स होनी चाहिए और जेन्युइन ट्रेड ट्रांजैक्शन के लिए होनी चाहिए। अगर डेलीगेटेड पावर से अगर हमें एक्सीडिंग करने के इंस्टेंसेस मिलते हैं तो हम प्रॉपर्टी रिपोर्ट करेंगे कंट्रोलिंग या फिर हेड ऑफिस को, और उसे बाद में रेक्टिफाई किया जाएगा। और लोन बैंक गारंटी, लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करने के बाद, इन सब के बाद हमें पोस्ट डिसबर्समेंट सुपरविजन करनी पड़ती है और फॉलोअप भी हमें रखना पड़ता है कि जैसे स्टॉक सेटमेंट हम लोग मंगाते रहेंगे उससे, तो मतलब इस तरीके से हमारा सुपरविज़न भी होता रहेगा, फॉलोअप भी होता रहेगा। और हम उसके अकाउंट में चेक करेंगे कि कोई मिस यूटिलाइजेशन तो नहीं है लोन वोन का हो रहा हो, कि मतलब इंस्टेंसेस ऑफ इंडिकेटिव डाइवर्जन ऑफ फंड्स। और अगर सुपरविज़न और मिस यूटिलाइजेशन देख लिया ये दोनों ठीक है, लेकिन हमें पास हमारे पैसे वापस नहीं आ रहे हैं, हमें इंटरेस्ट और प्रिंसिपल नहीं मिल रहा, तो हम जो ओवर ड्यू है अमाउंट है उसको लिए प्रॉपर फॉलोअप करेंगे, हम बंदे भेजेंगे, हम अपने उसको कॉल करेंगे, लेटर लिखेंगे, है ना। और फिर भी अगर वो पैसे नहीं दे रहा तो एज़ पर RBI गाइडलाइंस एडवांसेस को हम क्लासीफाई कर देंगे कि हमारा बैड डेट हो गया जी। फॉरेन सिक्योरिटी यानी मतलब फॉरेन एक्सचेंज, इसमें हम क्या देखेंगे, नॉस्त्रो वास्त्रो के बीच फॉरेन बिल की पेमेंट को लेकर के नेगोशिएशन करवानी है RBI ने। तो RBI ने नॉस्त्रो वास्त्रो के बीच एक रूम में रिकन्सिलिएशन करवाने के लिए गाइडलाइंस इशू किए। RBI ने बोला कि हमने नॉस्त्रो के FCNR एंड अदर NR अकाउंट्स में पड़े हुए डिफरेंट फॉरेन करेंसीज के बैलेंसेस की स्क्रूटनी की है। सारे इनवर्ड आउटवर्ड रेमिटेंसेस प्रॉपर्ली अकाउंटेड फॉर हैं, जिससे हम श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि नॉस्त्रो ने फॉरेन बिल्स की पेमेंट नहीं की है। LFAR लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट, जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है उसकी ऑडिट रिपोर्ट के अलावा एक जो बैंक होता है वो चाहता है कि ऑडिटर LFAR के मैटर्स को भी डील करे। तो LFAR के जो मैटर्स है वो स्पेसिफाई करता है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया कि कौन कौन से मैटर्स आपने लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट में डील करने हैं। और LFAR होता है ये 30 जून से, हर साल 30 जून से पहले सबमिट करना होता है, जिसके लिए प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत होती है। और LFAR फॉर्मेट डज नॉट रिक्वायर एग्जीक्यूटिव समरी, मतलब उसमें समरी की ऐसी सच उसमें रिक्वायरमेंट उसमें नहीं है, लेकिन अगर मेंबर चाहें तो उसमें एग्जीक्यूटिव समरी डाल सकते हैं टू ब्रिंग आउट द की ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द होल डॉक्यूमेंट। रिपोर्टिंग ये पूरा हमें खुद पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, इसमें कवर नहीं हो सकता है।